हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में हम लोग सेलों के जो कुछ प्राचल होते हैं, जैसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, बाह्य परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल आर है, सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है, सेल का टर्मिनल या प्रचालन विभवांतर कैपिटल वी है, किसी समय पर सेल से कितनी धारा हम ले रहे हैं स्मॉल आई, सेल में विभव पतन कितना है डेल्टा वी या स्मॉल वी। इन सब राशियों के बीच में हम लोग संबंध का अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि इनके आपस में किस तरह से संबंध होते हैं, एक दूसरे को घटाने बढ़ाने पर, परिवर्तित करने पर, अन्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उसके बाद हम लोग इन पर आंकिक प्रश्न हल करेंगे। तो एक बेसिक नियम ध्यान रखना है कि किसी भी परिपथ में, ओम का नियम, किसी भी परिपथ में अगर हम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वी विभवांतर लगा रहे हैं और आई धारा बह रही है, आर प्रतिरोध है उन दो बिंदुओं के बीच में, तो V बराबर आई आर या I बराबर V बटे आर, है ना। वो एक बेसिक नियम है जो ध्यान रखना है। हम अभी एक स्थिति देखते हैं। हमारे पास एक सेल है, सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E है, उसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। डॉटेड लाइन से इस तरह से जो बॉक्स में बंद है, समझो ये सेल विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध के साथ ये सेल का एक सेट है पूरा। बाह्य परिपथ में साधारण स्थिति में, अभी सरल स्थिति के लिए हम मान लेते हैं एक प्रतिरोध केवल कैपिटल R लगा है, और जब ये कैपिटल R प्रतिरोध सेल के साथ लगा हुआ है तो सेल से उस समय स्मॉल I धारा बह रही है। अच्छा, वास्तविक परिपथ हल करते समय जब एक से अधिक प्रतिरोध लगे होंगे तो हम लोग प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन पढ़े हैं, समांतर क्रम संयोजन। तो हम तुल्य प्रतिरोध निकाल करके फिर जहाँ जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से धारा या विभवांतर देख लेंगे। अभी फिलहाल केवल एक प्रतिरोध लगा है, और अगर आप ध्यान दीजिए, धारा सेल के धन इलेक्ट्रोड से बाहर निकलेगी, चलते हुए बाहर में परिपथ से होते हुए इस प्रतिरोध से फिर वापस सेल के अंदर ऋण इलेक्ट्रोड से प्रवेश करेगी, और सेल के अंदर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर धारा बहेगी। तो बाहर के परिपथ में धारा की दिशा सेल के धन इलेक्ट्रोड से सेल के ऋण इलेक्ट्रोड की ओर होगी, और सेल के अंदर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर होगी। दूसरी बात ये कि कैपिटल आर और स्मॉल आर, अभी सेल जो जुड़ा हुआ है परिपथ में, बाह्य परिपथ के प्रतिरोध सेल के आंतरिक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में है। यहाँ से आप चलना शुरू किए, यहाँ पहुँचे, यहाँ से होते हुए आंतरिक प्रतिरोध से होते हुए, मतलब सेल के अंदर, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है। इन दोनों का श्रेणी क्रम में अगर हम तुल्य प्रतिरोध कहें तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग जो लिखे हैं उन पर आते हैं, देखते हैं जो कुछ भी लिखा हुआ है। तो किन किन राशियों के बीच में स्मॉल आर यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, कैपिटल आर यानी बाह्य परिपथ का प्रतिरोध, कैपिटल ई यानी सेल का विद्युत वाहक बल, कैपिटल वी सेल का प्रचालन विभवांतर, यही होगा जो कैपिटल आर के सिरों के बीच का विभवांतर होगा। डेल्टा वी सेल में विभव पतन या विभव में कितनी कमी आई है, पोटेंशियल ड्रॉप। स्मॉल आई सेल से होकर बहने वाली धारा, विशेष तौर पर जब हम सेल को निरावेशित कर रहे हैं यानी उससे हम धारा ले रहे हैं। तो यदि, अब उसी को हम लोग एक बार जो कुछ लिखे हैं, यदि किसी सेल का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ कैपिटल ई व आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर हो तथा इसे कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध वाले परिपथ में लगाया गया हो, तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा स्मॉल आई सच दैट, मतलब इस प्रकार होगी कि स्मॉल आई बराबर, अच्छा अब कितनी होगी, कुल विद्युत वाहक बल कैपिटल ई था, कैपिटल आर और स्मॉल आर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना हुआ, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, धारा बराबर कुल विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध, है ना, आई बराबर वी बटे आर। तो एक सूत्र तो हमारा ये सीधे हो जाएगा, स्मॉल आई बराबर कैपिटल ई बटे आर प्लस स्मॉल आर, या इसी में ई को हम एक तरफ छोड़ दें तो आई इसके साथ गुणा में चला जाएगा, कैपिटल ई बराबर स्मॉल आई गुणा आर प्लस स्मॉल आर। अब हम अगर सेल के प्रचालन विभवांतर कैपिटल वी की बात करें तो वह I इंटू आर के बराबर होगा, और यही होगा जो हमारा इन सिरों के बीच में, इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर होगा। तो एक हमें ये ध्यान रखना है, सेल के विभव पतन यानी डेल्टा वी, जिसे हम लुप्त वोल्टेज या आंतरिक पात कहते हैं। लुप्त वोल्टेज का मतलब अधिकतम वोल्टेज सेल जो कैपिटल ई दे सकता था और उसमें जितना कमी आ गई है उसमें, और प्रचालन विभवांतर के बीच का जो अंतर है, जितना कम पड़ गया है प्रचालन विभवांतर के समय, वो लुप्त वोल्टेज है। और ये वोल्टेज धारा पर निर्भर करेगा, सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर निर्भर करेगा, धारा पर निर्भर करेगा। तो अगर डेल्टा वी से हम व्यक्त कर रहे हैं तो डेल्टा वी क्या है, सेल का विभव पतन, विद्युत वाहक बल जितना अधिकतम हम उससे पा सकते थे सेल से विभवांतर, माइनस किसी समय पर प्रचालन विभवांतर, और
इसका मान I इंटू स्मॉल आर के बराबर होगा। ठीक, फिर एक समीकरण ये आप गौर करिए 2 और एक समीकरण 3, इन दोनों से अगर आप देखें तो इसको ऐसे लिख सकते थे, ये समीकरण 2 में था ही ऐसे। अब इसी का विस्तार कर दें, I इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। आई इंटू आर क्या है, कैपिटल V है ना, तो कैपिटल E बराबर इसकी जगह V रख दिए, V प्लस आई आर। वैसे तो ये विभवपतन है, लेकिन ठीक है, इस रूप में भी हम लोग यूज करेंगे। या यहाँ से कहें V बराबर तो E माइनस आई आर। अब इनमें से मान लो कुछ सूत्र हमको किसी समय पर ना भी ध्यान में हो तो ठीक है, जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो पता रहें, याद हैं सूत्र तो हम सवाल में सीधे इनका उपयोग कर लेंगे, नहीं तो इनके आसपास ढूंढते हुए पहुंच जाएंगे। ये V बराबर कैपिटल E माइनस आई आर, ये हमारा है सेल के निरावेशन के समय टर्मिनल विभवांतर या प्रचालन विभवांतर। अगर सेल को हम चार्ज कर रहे हो, आवेशित कर रहे हो, मान लो संचायक सेल है, तो धारा की दिशा उलट जाएगी। सेल को डिस्चार्ज करते समय जो धारा उसके धन इलेक्ट्रोड से बाहर निकलती है, सेल को आवेशित करते समय धारा उसमें धन इलेक्ट्रोड से प्रवेश करती है। तो उस समय धारा की दिशा निरावेशन यानी डिस्चार्जिंग, यानी हम जब सेल से काम ले रहे हैं उसके धारा के उल्टा होगी। तो धारा की दिशा उल्टा होने के नाते हम I के स्थान पे माइनस आई जब रखेंगे तो हमारा हो जाएगा V बराबर E प्लस आई आर। ध्यान दीजिए, चिन्ह रख चुके हैं, R भी धनात्मक है, I भी धनात्मक है, तो इसका मतलब V का मान E से थोड़ा ज़्यादा होगा। सेल को चार्ज करते समय जो हमारा टर्मिनल विभवांतर सेल के सिरों के बीच हम जो लगा रहे हैं वह सेल के विद्युत वाहक बल से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो चार्ज कहाँ कर पाएंगे ना। तो एक ये चीज़ ध्यान रखनी है। और दूसरा, एक संबंध हम लोग जो समीकरण 7 में लिखे हैं इसको इसलिए देख लेते हैं कि हम लोग एक प्रैक्टिकल करते हैं। लेक्लांसे सेल और प्रतिरोध बॉक्स और वोल्टमीटर की सहायता से लेक्लांसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने वाले प्रैक्टिकल में हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, है ना। वहाँ हम लोग पहले देखते हैं कि सेल जब कोई मतलब खुले परिपथ में है तो कितना विद्युत वाहक बल है, फिर कुछ धारा उससे कुछ प्रतिरोध हमने लगाया तो कितना विद्युत वाहक बल यानी सेल का टर्मिनल विभवांतर अब कितना है। तो R अगर हमें पता है, R के लिए V पता है और E पता है, तो हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करते हैं। तो इस सूत्र का उपयोग हम लोग करते हैं। लेक्लांसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का एक प्रैक्टिकल है, प्रतिरोध बॉक्स और वोल्टमीटर की सहायता से लेक्लांसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, उसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। कैसे, ठीक है, इसको कई तरीके से यहाँ पहुँच सकते हैं, देखते हैं। एक तरीका E=V प्लस आई आर था, यहाँ से इसको अलग कर E माइनस V बटे आई, ये हो जाएगा स्मॉल आर। अब स्मॉल आई की जगह हम यहाँ से V=IR से रख सकते थे, V बराबर I इंटू स्मॉल आर, कैपिटल R है तो ये लिख सकते थे। अब ये बटा का बटा है, R ऊपर गुणा में चला जाएगा, E माइनस V बटे V बचेगा। इसको E बटे V माइनस V बटे V यानी कैपिटल R E बटे V माइनस 1, ये बराबर होगा सेल के आंतरिक प्रतिरोध के। और एक दो बातें हम लोगों ने और ध्यान देने के लिए लिखी हैं। एक तो ये कि बाह्य प्रतिरोध जो होता है कैपिटल R, उसको हम प्रायर लोड भी कहते हैं कि परिपथ में इतना लोड है, तो लोड का मतलब इतना बाह्य परिपथ का कुल प्रतिरोध है। दूसरा, जब हम सेल से कोई धारा नहीं ले रहे होते हैं यानी सेल खुले परिपथ में होता है, तो उस समय सेल का विद्युत वाहक बल ही उसके टर्मिनल के बीच का विभवांतर यानी प्रचालन विभवांतर होता है। अब हम लोग इन सूत्रों के सब संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यह यूपी बोर्ड परीक्षा में 2015, 2016 और 2017 में आया था, बाकी इनसे मिलते जुलते अंकों के साथ आते रहते हैं। ध्यान से प्रश्न देखते हैं क्या है। एक सेल से 0.5 एम्पियर धारा लेने पर विभवांतर 1.8 वोल्ट तथा 1 एम्पियर धारा लेने पर 1.6 वोल्ट हो जाता है। दो चीज़ें पता हैं, जब इतनी धारा सेल से ले रहे हैं तो इतना विभवांतर यानी टर्मिनल विभवांतर है, और जब इतनी धारा ले रहे हैं तो इतना टर्मिनल विभवांतर है। निकालना है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या रहा होगा और सेल का विद्युत वाहक बल क्या रहा होगा। ठीक, हम प्रश्न के हिसाब से लिख लेते हैं। पहली स्थिति में क्या पता है, धारा का मान लो पहले में I1 मान लिए इतने एम्पियर, V1 इतने वोल्ट। ध्यान देना दोनों SI मात्रकों में है ना। अगर हम धारा एम्पियर में, विभवांतर वोल्ट में, प्रतिरोध ओम में लिखते रहें तो आपस में गुणा भाग करने के बाद जो भी हमें अज्ञात राशि निकालनी होगी उसके मात्रकों में भी यही SI मात्रक रखेंगे। जैसे अब द्वितीय स्थिति में क्या पता है, जब 1 एम्पियर की धारा ले रहे हैं यानी I2 1 एम्पियर है तो हमारा वोल्टेज V2 1.6 वोल्ट है। हमें निकालना है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r कितना होगा और सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E कितना होगा।
निरावेशन के समय हम लोगों को एक सूत्र पता है, कैपिटल V बराबर E माइनस आई आर होता है। अब पहली स्थिति में देखो तो V1 बराबर E माइनस आई R1, E भी खैर वही है, R भी वही है, तो यहाँ 1 और 2 ना भी कहेंगे तो V1 बराबर E माइनस I1R। तो पहली स्थिति में वोल्टेज 1.8, E का मान नहीं मालूम है, I का मान जितना था मान रखे, और ये समीकरण है ना, E माइनस 0.5R इक्वल टू 1.8, ये समीकरण 1 हुआ। इसी प्रकार दूसरी स्थिति में E माइनस आई की जगह ये R बराबर V2 है ना, यानी 1.6 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा रहे हैं, तो एक बार हमने लिख लिया, ये समीकरण 1 था हमारा ना, ये वाला समीकरण 1 था, ये वाला समीकरण 2 था। अब घटाने का मतलब है इनमें चिन्ह, सब में चिन्ह बदल देंगे, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, यहाँ माइनस E और E ये कट गए, और यहाँ 1 और ये माइनस 0.5, दोनों R है ना, R कॉमन, और यहाँ 1.8 माइनस 1.6 यानी 0.2, सरल कर लिए, R का मान आया 0.4 ओम। अभी जैसे देखिए बीच में हमने यहाँ मात्रक नहीं लिखे थे, चूँकि जिसके अलावा जो भी हमने लिखा है धारा एम्पियर में और विभवांतर वोल्ट में लिखे हैं, तो इसका मतलब इस सूत्र में जहाँ भी आंतरिक प्रतिरोध या प्रतिरोध आएगा वो ओम में होगा। अब जब स्मॉल r यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध मिल गया, तो 2 में या 1 में किसी भी समीकरण में हम मान रख करके, मान लो इसी में रख दिया, तो E माइनस 0.5, R की जगह 0.4, सरल कर लिए, 5 गुणे 4 20, 2 अंक में दशमलव लग गया, तो इतना सरल करते हुए लास्ट में हमारे E का मान आया 2 वोल्ट। अतः इस स्थिति में सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम होगा और सेल का विद्युत वाहक बल 2.0 वोल्ट होगा। अब दूसरे सवाल पर एक दूसरा सवाल देखते हैं। ये यूपी बोर्ड परीक्षा में 2020 में आया था। एक 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेल को एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध व सेलों के सिरों के बीच की वोल्टता ज्ञात कीजिए। जो कुछ भी हमको प्रश्न में दिया है उसे हम प्रतीकों के रूप में लिख लेते हैं, जो कुछ ज्ञात करना है उसको देखते हैं। तो प्रश्न में क्या क्या मालूम है, सेल का विद्युत वाहक बल यानी कैपिटल E बराबर 10 वोल्ट मालूम है, आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r बराबर 3 ओम दिया हुआ है, और एक बाह्य परिपथ का प्रतिरोध है जिसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो वो नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। परिपथ में इतनी धारा प्रवाहित हो रही है, जब आप बाह्य प्रतिरोधक के साथ जोड़े हो सेल को तो धारा I का मान 0.5 एम्पियर है, दिया हुआ है। निकालना है कि प्रतिरोधक का प्रतिरोध यानी बाह्य परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा, और सेल के सिरों के बीच की वोल्टता यानी टर्मिनल वोल्टता जब हम धारा ले रहे हैं प्रचालन विभवांतर। ठीक, हमारे पास अच्छा तो हमको निकालना क्या है, कैपिटल R निकालना है, कैपिटल V निकालना है। एक सूत्र है कैपिटल E बराबर I कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब यहाँ देखो हमको E पता है, I पता है, स्मॉल r पता है, केवल एक राशि बच रही ना, निकाल सकते हैं इसको। तो ठीक है, R प्लस R को एक तरफ रहने दिए, I इधर चला आया, मान रख दिए, ये 3 ओम था, ये 10 वोल्ट है, ये 0.5 एम्पियर है, ये लास्ट में इतने ओम आएगा, तो कैपिटल R सरल करेंगे तो 17 ओम आया, ये हमारे जो बाह्य प्रतिरोधक लगा है उसका प्रतिरोध है। और रही बात टर्मिनल वोल्टता या प्रचालन विभवांतर की, तो V बराबर आई आर से, I का मान 0.5 एम्पियर, R का मान अभी अभी निकल आया है, हमने गुणा कर लिया, तो ये हो गया हमारी सेल के सिरों के बीच की वोल्टता। ठीक, तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। ये यूपी बोर्ड परीक्षा में 2015 और 2016 में आया था। खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। खुले परिपथ में, अच्छा पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इस सेल को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.2 वोल्ट हो जाता है। वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या मालूम है, खुले परिपथ में सेल की प्लेटों के बीच का विभवांतर यानी उसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, एक हमको ये पता है। और क्या पता है, इस सेल को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, तो बाह्य परिपथ का जो प्रतिरोध है कैपिटल R 10 ओम है, और जब जोड़ते हैं तो इसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर इतना हो जाता है, यानी ये सेल का प्रचालन विभवांतर या टर्मिनल विभवांतर है 1.2 वोल्ट कैपिटल V बराबर। एक तो परिपथ हमें दिखाना है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r निकालना है, और निकालना है कि 10 ओम के प्रतिरोध से कितनी धारा प्रवाहित होगी। खैर
एक ही है, तो जो 10 ओम के प्रतिरोध से धारा प्रवाहित होगी वही धारा सेल से भी प्रवाहित होगी। तो देखते हैं। तो परिपथ तो हम ऐसे बना लेंगे कि एक सेल है, कैपिटल ए उसका विद्युत वाहक बल है, स्मॉल आर समझो उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध, उस तरह उसके हम बगल में दिखाते हैं, और वाय परिपथ में एक प्रतिरोध कैपिटल आर लगा है, इससे होकर के स्मॉल आई, यहाँ भी स्मॉल आई लिख लो, स्मॉल आई धारा बह रही है। ठीक, अब देखिए हमें क्या पता है, ई पता है, वी पता है, आर पता है। अगर आपको सीधे एक सूत्र ध्यान में हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर ई बटे वी माइनस 1, जिसका हमने ध्यान दिलाया था कि जो प्रयोग हम लोग एक करते हैं लेक्लांसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का, तो उसमें ये सूत्र लगाते हैं ना। तो अगर डायरेक्ट याद है तो ठीक है, कैपिटल आर वाय परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम मालूम है, ई 1.5 वोल्ट, वी का मान 1.2 वोल्ट, ये भी वोल्ट ये भी वोल्ट, मतलब 1.5 बटे 1.2 यानी 15/12, और इस 10 का मात्रक ओम है। तो लास्ट में जो उत्तर आएगा उसका मात्रक ओम होगा। 15/12, 12 लघुत्तम, 15 - 12 3/12, 10 × 30/12, सरल किए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध 2.5 ओम। और रही बात 10 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा, तो धारा ठीक है, हम चाहे सेल में आई बराबर कैपिटल ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर से निकालते, लेकिन कोई बात नहीं, वी इसके सिरों के बीच का विभवांतर पता है, कैपिटल आर पता है, सीधे वहीं से निकाल लेते हैं। आई बराबर वी बटे आर से वी टर्मिनल विभवांतर 1.2 वोल्ट, ध्यान देना यहाँ पर 1.5 मत रखना, और बटे प्रतिरोध यानी 10 ओम, सरल कर लिए, वोल्ट बटे ओम यानी एम्पियर। तो 0.12 एम्पियर उस बाह्य परिपथ के 10 ओम वाले प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध 2.5 ओम। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। यह यूपी बोर्ड परीक्षा में 2019 में आया था। दर्शाए गए परिपथ में वोल्ट मीटर 50 ओम प्रतिरोधक के आर पार 18 वोल्ट पड़ता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार ध्यान से परिपथ देखिए। ये एक बैटरी लगी हुई है, यह सेल है, 30 वोल्ट विभवांतर है, विद्युत वाहक बल है उसका, एक ये 50 ओम प्रतिरोध है, एक ये 24 ओम प्रतिरोध है, एक वोल्ट मीटर है जो समांतर क्रम में इस 50 ओम के सिरे के बीच में लगा है। ठीक, वहाँ से आपको समझने में धारा के बंटवारे में दिक्कत हो तो मान लो कि वोल्ट मीटर यहाँ और यहाँ के बीच में लगा है। ठीक, वहाँ नहीं जुड़ा है मान लो, तो अब समझ लो 50 ओम के सिरे के बीच में यहाँ और यहाँ लगा है, जो हमने डॉटेड लाइन से बनाया है। मूल प्रश्न में वैसा नहीं था। अब जब यहाँ हम वोल्ट मीटर को इसके श्रेणी समांतर क्रम में मान ले, फिर आप श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम संयोजन में देखने के लिए आप ध्यान दीजिए, परिपथ में चलते हुए अगर धारा का विभाजन नहीं हो रहा है तो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे, है ना। अब जैसे मान लो सेल से धारा निकली, ठीक है, यहाँ से 24 ओम में आई, यहाँ से फिर होते हुए 50 ओम से गई और फिर वापस सेल में चली गई। ठीक है, कुछ हिस्सा वोल्ट मीटर की तरफ गया कि नहीं गया वो बात की बात है। अभी 24 ओम और 50 ओम के बीच में तो बंटवारा नहीं है। चाहे आप इस रास्ते से आओ तो 50 ओम पहुंचने के बाद और 24 ओम तक जाने में कोई बंटवारा नहीं है। इसका मतलब ये दोनों श्रेणी क्रम में है ना। श्रेणी क्रम में है तो जो धारा इससे बहेगी वही धारा इससे बहेगी। तो एक तो हमने ये लिखा कि परिपथ में 50 ओम और 24 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, अतः इनसे समान धारा बहेगी। और हमें क्या पता है, वोल्ट मीटर का पार्ट जो इस 50 ओम के सिरे के बीच में लगा है प्रतिरोध के, वो 18 वोल्ट रीडिंग दे रहा है। ठीक, अब टोटल ये बैटरी कितना दे रही है, 30 वोल्ट। 18 वोल्ट आपका चला गया यहाँ, इसका मतलब शेष 12 वोल्ट यहाँ आया होगा, है ना। तो इसका मतलब 24 ओम प्रतिरोध के सिरे के बीच का जो विभवांतर होगा वो कुल जितना ये दे सकते थे उसमें से इसको घटा दो तो वही बचा इनका, यानी 30 - 18 यानी 12 वोल्ट। अब आप ध्यान दीजिए, इस वाले प्रतिरोधक के सिरे के बीच अगर आपको वोल्टेज पता है, ये प्रतिरोध पता है, तो यहाँ से प्रवाहित धारा आप निकाल सकते हो। इसका मतलब सेल से जो परिपथ में प्रवाहित धारा आई है वो 12 वोल्ट बटे 24 ओम यानी 0.5 एम्पियर होगी। 12 दूनी 24, 1/2 यानी 0.5। और ध्यान रहे ये और ये जुड़े हैं श्रेणी क्रम में, इसका मतलब यही धारा है जो 50 ओम से होके भी जाएगी। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि वोल्ट मीटर का वही कुछ प्रतिरोध है, वही हमें निकालना भी है ना। तो वोल्ट मीटर का अगर प्रतिरोध मान लो RV है, और फिर आप ध्यान दो ये 50 ओम और ये वोल्ट मीटर ये दोनों जुड़े हैं समांतर क्रम में। धारा यहाँ से आई, जब इस परिपथ में धारा बह रही है तो यहाँ जाने पे धारा के पास दो रास्ते होंगे, वो इधर से होके चाहे वोल्ट मीटर से होके आगे निकले, चाहे यहाँ प्रतिरोध से होके आगे निकले। तो ये दोनों समांतर क्रम में हैं।
R1 और R2 दो प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े हों तो हम लोगों ने सवाल लगाने के लिए एक शॉर्टकट लिखा था कि तुल्य प्रतिरोध जो हमारा होगा वो R1 R2 बटे R1 प्लस R2। वैसे तो सामान्यतः 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस इस तरह से हम लोग समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन में कहते हैं। लेकिन ठीक है, अगर दो प्रतिरोध हमने लिया R1 और R2 और वो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध मान लो R है, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। वहाँ R1 R2 नीचे आप लघुत्तम लोगे, सरल करोगे तो R बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2 आता है। उसी का हम सीधे उपयोग करेंगे कि 50 ओम और ये RV रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर समांतर क्रम में है, इनका मतलब RV और 50 का अगर तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट है तो R इक्विवेलेंट इस प्रकार होगा कि R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ठीक है, और ये जो इन दोनों का तुल्य संयोजन है ना, इसी के सिरों के बीच में 18 वोल्ट विभवांतर प्रकट हुआ है और धारा कितनी बह रही है वो हम निकाल ही चुके हैं कि 0.5 एम्पियर धारा है। तो दो तरीके हैं हमारे पास, एक तो हमें इन दोनों का संयुक्त मिला करके यानी 50 ओम प्रतिरोध के सिरे के बीच विभवांतर या 18 वोल्ट है ये पता है। दूसरा, अगर R इक्विवेलेंट का सूत्र हम यहाँ से देखें और इसमें धारा से गुणा कर दें तो I इंटू जो R इक्विवेलेंट होगा यानी उस प्रतिरोध के सिरे के बीच कुल प्रतिरोध और धारा का गुणनफल वो विभवांतर के बराबर होगा। तो इसको हम यहाँ से कर सकते हैं ऐसे I इंटू R इक्विवेलेंट की जगह ये मान रख दिए है ना, और I हमारी 0.5 एम्पियर है ही है, ये 18 के बराबर हो जाएगी। 2 से समझ लो दोनों तरफ गुणा कर दिए तो 2 गुणे 0.5 1 हो गया और यहाँ 36 हो गया। फिर इसी को सरल कर लिए, अपना तिर्यक गुणा कर लिए और अपना जोड़ घटाना सरल करते हुए लास्ट में हम लोगों ने देखा कि वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है RV वो 128.57 ओम है। अगले प्रश्न पर आते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तो छोटा सा, मतलब हल इसका छोटा सा है, पर कुछ टेक्निकल बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। यह प्रश्न भी यूपी बोर्ड परीक्षा में 2015 में आया है, तो एक बार पहले प्रश्न देख लेते हैं। किसी बैटरी के सिरों पर उच्च प्रतिरोध के वोल्टमीटर को जोड़ने पर पाठ्यांक 15 वोल्ट मिलता है। बैटरी के सिरों को अमीटर से जोड़ने पर अमीटर 1.5 एम्पियर और वोल्टमीटर 9 वोल्ट पढ़ता है। बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध एवं अमीटर तथा संयोजक तारों के प्रतिरोध की गणना कीजिए। देखिए, शुरुआत में क्या है, बैटरी के सिरों को हमने जोड़ा है उच्च प्रतिरोध के वोल्टमीटर से, और वोल्टमीटर समांतर क्रम में जुड़ता है। समांतर क्रम में धारा बढ़ती है, तो जब ज़्यादा प्रतिरोध है तो उधर धारा बहुत कम जाएगी। इसका मतलब एक तरह से उच्च प्रतिरोध के वोल्टमीटर से जोड़ने का मतलब है सेल को एक तरह से आप समझो खुले परिपथ में रखे हो, समझो सेल से कोई धारा नहीं ले रहे हो। तो इसका मतलब उस समय जो विभवांतर आएगा वो सेल का विद्युत वाहक बल होगा जो कि 15 वोल्ट है। तो इसको इसलिए हम सीधे लिख सकते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल E का मान 15 वोल्ट है। फिर से ध्यान दिला दें, जब आप उच्च प्रतिरोध के वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में सेल के जोड़ते हो तो ध्यान रहे परिपथ में अगर और कुछ आपने नहीं जोड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में धारा बढ़ती है और प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपात में बढ़ती है। ज़्यादा प्रतिरोध के हिस्से में कम धारा जाएगी। तो जब वोल्टमीटर उच्च प्रतिरोध का है, कम से कम सेल के आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में हम मान के चल रहे हैं काफ़ी, मान के क्या चल रहे हैं, दिया हुआ है कि काफ़ी उच्च प्रतिरोध है। तो जब उच्च प्रतिरोध है तो बहुत कम धारा जाएगी, इतनी कम कि उसको लगभग नगण्य यानी शून्य मान लेंगे। इसका मतलब उस समय हम सेल से कोई धारा नहीं ले रहे हैं, ऐसा मान करके जो विभवांतर आ रहा है उसको हम सेल का विद्युत वाहक बल कहेंगे 15 वोल्ट। फिर दूसरा क्या पता है कि ठीक है, अब बैटरी के सिरों को अमीटर से जोड़ दिए हैं। अमीटर का अपना कुछ प्रतिरोध होता है, वोल्टमीटर का ज़्यादा होता है, अमीटर का कुछ कम होता है। पर वोल्टमीटर समांतर क्रम में जुड़ता है तो वहाँ धारा बढ़ती है, अमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ता है तो वहाँ परिपथ से होकर जाने वाली धारा के रास्ते में अमीटर का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ता है ना। जैसे बैटरी या सेल का आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ता है बाह्य परिपथ के साथ, वैसे ही अमीटर अगर आपने परिपथ में जोड़ा है तो अमीटर का प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। अब अमीटर जब आप जोड़ दिए हो तो रीडिंग अचानक से आपकी हो गई, अमीटर इतनी रीडिंग दे रहा है, मतलब इस समय परिपथ से इतनी धारा प्रवाहित हो रही है, और अब वोल्टमीटर 9 वोल्ट पढ़ रहा है। तो ध्यान रहे,
अब चूंकि बाह्य परिपथ में भी कुछ प्रतिरोध आ गया है, अभी तक जो हम केवल वोल्टमीटर के रहने पर कह रहे थे कि सेल खुले परिपथ में है, एक तरह से मान के चलिए, अब वैसा नहीं है। कुछ प्रतिरोध अमीटर का लगा है, कुछ संयोजक तारों का प्रतिरोध होगा। और प्रश्न में पूछा गया है कि अमीटर और संयोजक तार दोनों को मिलाकर के कुल कितना प्रतिरोध होगा। तो फिलहाल इस समय ये जो 1.5 एम्पीयर धारा और 9 वोल्ट विभवांतर बताया जा रहा है, ये 9 वोल्ट आपका प्रचालन विभवांतर है जब बाह्य परिपथ में कुछ प्रतिरोध लग गया है, और ये सेल से होकर ले जाने वाली धारा, ये बाह्य परिपथ से होकर बहने वाली धारा है। अब तो वही फिर टर्मिनल विभवांतर यानी 9 वोल्ट और सेल से ली जाने वाली धारा 1.5 एम्पीयर लिख लिए। निकालना क्या क्या है? बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। सारी हमने कुछ जगह सेल लिख लिया है, प्रश्न में बैटरी था तो इसको सेल नहीं आप बैटरी समझ लेना, आदत है ना सेल के रूप में कहने की, तो बैटरी है वो। आगे जहाँ कहीं भी सेल लिखा हो उसको बैटरी समझ लेना, है ना। यहाँ भी सेल नहीं, चूँकि प्रश्न में बैटरी कही गई है तो ठीक है बैटरी मान लेते हैं। तो सेल काट देते हैं। हमें अब बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, ठीक। और अमीटर और संयोजक तार दोनों को मिला के जो कुल प्रतिरोध होगा उसे हम बाह्य परिपथ का प्रतिरोध यानी कैपिटल आर कहेंगे। सूत्र हमें पता है, अगर मान लो सीधे ये सूत्र पता होता है E-V/I तो ठीक, नहीं तो ये सूत्र तो उम्मीद करते हैं कि ध्यान रखेंगे ही हम लोग। कैपिटल E बराबर V+IR, यहाँ से हमें E पता है, V पता है, I पता है, R निकालना है। V को इधर लेके चले आओ, E-V बराबर IR, I से भाग दे दो, E-V/I बराबर स्मॉल r। 15 वोल्ट, 9 वोल्ट, 1.5 एम्पीयर मान रखे, सरल किए, 15 चौको 60। बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो 4 ओम आएगा। और कुल प्रतिरोध हमें बाह्य परिपथ का निकालना है। V बराबर IR से, V टर्मिनल वोल्टेज 9 वोल्ट पता है, धारा I 1.5 एम्पीयर पता है, R का मान गणना कर लिए 6 ओम। तो ये प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न देखते हैं। यह यूपी बोर्ड परीक्षा में 2019 में आया था। एक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, R1 प्रतिरोध में कुछ समय तक धारा भेजती है। एक अन्य प्रतिरोध R2 में उतने ही समय तक धारा प्रवाहित की जाती है। कहा तो नहीं गया है लेकिन उसी सेल द्वारा उन्हीं परिस्थितियों में, एक बार आप कह लीजिए कि R1 प्रतिरोध लगाए हो तो कुछ धारा बह रही है, दोबारा फिर आपने कहा कि अच्छा R1 हटा के हमने R2 प्रतिरोध लगाया है, तब भी उतने ही समय तक धारा प्रवाहित की जाती है। यदि दोनों प्रतिरोधों में उत्पन्न ऊष्मा समान हो, यानी समझ लो दोनों स्थितियों में, एक बार जब आपने R1 प्रतिरोध लगाया था तो जितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई थी, उतने ही समय तक जब आपने R2 प्रतिरोध लगाया है तो भी उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न हुई है। तब आपको सिद्ध करना है कि स्मॉल r का मान R1 और R2 के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होगा। ठीक, देख लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E है तो एक R1 प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा स्मॉल I1, हमें एक सूत्र पता है, E बराबर I कैपिटल R प्लस स्मॉल r। वहाँ से I बराबर कैपिटल E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। पहली स्थिति में धारा I1 इतना हो जाएगी। इसी तरह R2 प्रतिरोध से प्रवाहित धारा I2, फिर हमें कह रहे हैं, देखिए एक सूत्र पता है ना कि t समय में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी वो t समय में वह विद्युत ऊर्जा के बराबर होगी। और एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है I² RT, क्योंकि हम I देख रहे हैं, R देख रहे हैं, t मालूम है तो उनके पदों में देखते हैं। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए जब हम पहले प्रतिरोध R1 में t समय में उत्पन्न ऊष्मा कहें तो I1² R1t, समय वही है। दूसरे प्रतिरोध R2 में उतने ही समय t में उत्पन्न ऊष्मा, तो उसकी धारा, उसका प्रतिरोध, समय वही। प्रश्न के हिसाब से ये दोनों बराबर हैं। ठीक, हमने बराबर कर दिया, t और t कट गए, तो I1² R1 बराबर I2² R2। ठीक, फिर I1 और I2 के मान जो हमने लिखे हैं, ये वाले मान हमने रख दिए। ठीक, रख दिया, वर्ग किया, E² यहाँ भी ऊपर गुणा में है, E² यहाँ भी ऊपर गुणा में है, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ ऊपर R1 बचा, नीचे R1 प्लस R का स्क्वायर, यहाँ ऊपर R2 बचा, नीचे R2 प्लस R का स्क्वायर, तिर्यक गुणा कर लिए। ठीक है, फिर इसका विस्तार कर दिए। ठीक, और विस्तार करके काट छांट के सरल करते हुए अपना लास्ट में हम लोग इसको सिद्ध कर ले गए कि इतना होता है। बीच की गणित आप ध्यान से देख लीजिएगा, उसे मुझे पढ़ने या दोहराने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रश्न और देखते हैं, 7वां प्रश्न देखते हैं आज का। ये NCERT का प्रश्न है, एक बार ध्यान से सुन लेते हैं।
8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है को श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या है और चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संबद्ध करने का क्या उद्देश्य है। क्या क्या दिया है एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं। 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी है, यानी बैटरी का विद्युत वाहक बल 8 वोल्ट दिया हुआ है और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध दिया है 0.5 ओम और इसके बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में एक 15.5 ओम का प्रतिरोधक लगाया गया है और इस पूरे सिस्टम को कि बैटरी और 8 वोल्ट और 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी के साथ 15.5 ओम का, आप इस तरह चित्र में समझ लो कि ये 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक बैटरी थी, इसके साथ श्रेणी क्रम में 15.5 ओम का एक प्रतिरोधक लगाया गया है ना। मात्रक चाहे तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ भी, और ध्यान रहे ये आर इसका नहीं है, ये आर इसका है। तो प्रतिरोधक लगाया गया है और 120 वोल्ट की सप्लाई के द्वारा इसको चार्ज कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं। तो दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक तो ये कि चार्ज होते समय इसके सिरों के बीच में टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, और दूसरा चार्जकारी परिपथ में हम लोग प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में इसको क्यों लगाते हैं, न लगाएं तो क्या होगा। तो आइए पहले एक भाग पर आते हैं। बैटरी का विद्युत वाहक बल यानी ई 8 वोल्ट दिया है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर 0.5 ओम दिया है, बाह्य प्रतिरोध जो बाहर के परिपथ का है वो 15.5 ओम है जो श्रेणी क्रम में हमने अलग से लगाया है। सप्लाई वोल्टता 120 वोल्ट जिससे हम चार्ज कर रहे हैं, डीसी स्रोत है। और ध्यान रहे चार्ज करते समय बैटरी में जो धारा बहेगी, विद्युत धारा अगर आई जा रही हो तो आई बराबर इस सूत्र का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे ये सूत्र कोई आसमान से नहीं टपका है। आई का मतलब टोटल कितना विभवांतर हम लगा रहे हैं, विभवांतर का मतलब बाहर की ये जो सप्लाई जा रही है इसके हिसाब से धारा इधर जाना चाहती है, इस सेल के माइनस में, मतलब ये सेल उसके उल्टा लगा है तो ये सेल इधर इसको भी ऐसे ही जोड़ेंगे, तो इस सेल को भी ऐसे जोड़ेंगे, है ना। तो इस सेल के हिसाब से ये सेल चाहता है कि इधर धारा जाए और ये सेल भी इधर को ही धारा भेजना चाह रहा है। तो कुल मिला के अब ये इसका विरोध कर रहा होगा ना, ये सेल कहेगा धारा इधर जाए, ये वाला सेल कहेगा नहीं धारा इधर जाए। तो जब इसका आप विरोध कर रहे हैं तो इसके विद्युत वाहक बल को हम लोग घटाएंगे, है ना। तो कुल मिला के परिणामी विभवांतर कितना, जितना सप्लाई है उसमें से आप इसका विद्युत वाहक बल घटा दो, उतना आपका परिणामी वोल्टेज हुआ। कुल प्रतिरोध कितना है, जितना आपने बाहर लगाया है प्लस जितना आपका सेल का है। तो बस यहीं से वो सूत्र है कि ये परिणामी वोल्टेज और ये परिणामी प्रतिरोध, है ना। मान हमने रख दिया सप्लाई वोल्टता, विद्युत वाहक बल, इनके मान सरल किए तो धारा का मान आ गया 7 एम्पियर की, यानी इस स्थिति में चार्ज होते समय सेल से 7 एम्पियर की धारा बह रही है। और जब इतनी धारा है तो चार्ज होते समय टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। देखिए डिस्चार्ज के टाइम पे V बराबर E माइनस आई आर हम लोगों ने लिखा था, उसी समय हमने ध्यान दिलाया था कि जब बैटरी चार्ज हो रही हो तो I के स्थान पे माइनस आई रखते हैं, तब हमारा सूत्र V बराबर E प्लस आई आर हो जाता है। और ये मान रखे E है, I है, R है, सरल किए तो 11.5 वोल्ट आ गई सेल की टर्मिनल वोल्टता जब बैटरी चार्ज हो रही है। फिर पूछा गया है कि चार्जकारी परिपथ में हम श्रेणी क्रम में ये प्रतिरोध क्यों लगाते हैं। देखिए प्रतिरोध लगाएंगे तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा, यानी धारा को नियंत्रित करने के लिए लगाते हैं। और अभी जैसे मान लो अगर ये ना रहा होता, 15.5 ओम का ये प्रतिरोध ना रहा होता, तब हमारे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होता, 0.5 ओम, है ना। तब इस वाले सूत्र में कैपिटल आर हम 0 अगर रख देते तो 0.5 केवल बचता, तो 112/0.5 हो जाता, यानी 224 एम्पियर। और बहुत ज़्यादा धारा होने के नाते वो हमारा सेल जल सकता था जिसे हम चार्ज कर रहे थे। तो आज के लिए अभी केवल इतना ही। हम लोगों ने जो भी सूत्र शुरुआत में पढ़े थे उनको ध्यान रखते हुए कुछ आंकिक प्रश्न हम लोगों ने हल किए। उम्मीद करते हैं आप इनको ध्यान रखते हुए और भी आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो पढ़ाई लिखाई आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।